झारखंड का नाम किसी पुस्तक में सबसे पहले, किसी साहित्य पुस्तक में सबसे पहले कहाँ पर आया है, तो इसका आंसर है ऐतरेय ब्राह्मण में। ऐतरेय ब्राह्मण में जो है सो हमारे झारखंड का नाम सर्वप्रथम जो है सो वहाँ पर उल्लेख किया गया है। लेकिन ध्यान देना दोस्तों कि वहाँ पर झारखंड नाम से नहीं किया गया है, वहाँ पर हमारे झारखंड राज्य के नाम को पुंड या पुंड्र, समझ रहे हैं, पुंड या पुंड्र नाम से उल्लेख किया गया है। यानी हम ये कहेंगे कि ऐतरेय ब्राह्मण वो साहित्य, वो पुस्तक है जिसमें हमारे झारखंड का नाम सबसे पहले उल्लेखित किया गया है पुंड या पुंड्र नाम से। ठीक है, जोहार दोस्तों, मैं जफर इकबाल आप सभी साथियों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल आयशा करियर कैफ़े में। दोस्तों, जैसा कि आप लोग बोर्ड पर देख रहे हैं कि मैंने यहाँ पर एक नाम लिखा हुआ है, झारखंड का नामकरण, और थंबनेल भी आप लोगों ने देखा होगा कि आज सर झारखंड का नामकरण या झारखंड के विभिन्न नाम जो अतीत से हैं उन सब के बारे में बताने वाले हैं। तो हम लोग उसके बारे में पूरी चर्चा करेंगे, बोर्ड पर करेंगे। लेकिन उससे पहले दोस्तों, कुछ भी बताने से पहले आप पहले इस छोटे से वीडियो को देख लीजिए और समझ लीजिए, क्योंकि इस वीडियो में जो है सो मैंने झारखंड के विभिन्न नाम जो हमारे अतीत से लेकर अभी तक विभिन्न कालों में जो अलग अलग नाम प्रदर्शित किया गया है, चाहे साहित्य में हो या कोई प्रमाण के रूप में हो, उसे कैसे प्रदर्शित किया गया है, उन सबको इस वीडियो में कुछ चित्रों के माध्यम से बताने का प्रयास किया है दोस्तों। और मुझे लगता है कि जब आप ये वीडियो देखेंगे तो आपको बहुत सारी बातें इस नामकरण, झारखंड के नामकरण से संबंधित क्लियर हो जाएंगी, और बातें जो आपके दिमाग में जो कुछ अस्पष्ट है या धुंधली है तस्वीरें, वो सारी चीज़ें स्पष्ट रूप से और पूरा क्लियर हो जाएगा दोस्तों। तो सबसे पहले दोस्तों, मैं कुछ भी इतनी लंबी चौड़ी बात बोलूं उससे पहले आप इस वीडियो को देखें, फिर उसके बाद जो है सो मैं बोर्ड पर लिखे सारी चीज़ों को आपको बढ़िया से समझा देता हूं दोस्तों। पहले आप इस वीडियो को देखिए दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग बात कर लेते हैं हमारे झारखंड के विभिन्न नामों के ऊपर में, यानी इसके नामकरण के ऊपर में। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों हमारे झारखंड के ही नाम पर, यानी कि हमारे राज्य का नाम झारखंड क्यों पड़ा, इस पर पहले चर्चा कर लेते हैं। झारखंड जो शब्द है, अगर हम इसको संधि विच्छेद करें तो पाएंगे झार प्लस खंड, झारखंड। झार से तात्पर्य है दोस्तों जंगल या हम लोग कहेंगे वन, और खंड का अर्थ हो गया प्रदेश। दोनों को अगर मिला दे तो हमारे झारखंड का नाम बनता है वन प्रदेश। झारखंड का शाब्दिक अर्थ हो जाएगा दोस्तों वन प्रदेश। अब ये वन प्रदेश जो है सो क्यों नाम पड़ा, तो इसके शब्द में ही इसका अर्थ छुपा हुआ है दोस्तों, वन और प्रदेश। हम लोग कह सकते हैं कि हमारे झारखंड में जो है सो वनों की बहुलता है, वनों की अधिकता है। इसी के कारण जो है सो हमारे झारखंड का नाम जो है सो झारखंड राज्य पड़ा। यानी हमारे झारखंड में वन जो है एक विशिष्ट भूमिका में आते हैं, इसकी एक अलग पहचान है, विशेषता है, और इसी गुण के चलते या इसी विशेषता के चलते जो है सो हमारे झारखंड का नाम जो है सो झारखंड राज्य पड़ा। झारखंड का दूसरा अर्थ आप वनों की बहुलता या अधिकता के रूप में देख सकते हैं दोस्तों, इससे इनकार नहीं किया जा सकता, और ये हमारे राज्य की एक बहुत बड़ी विशेषता कह ले, उपलब्धि कह ले। इसलिए हमारे झारखंड का नाम जो है सो वनों की अधिकता के चलते ही रखा गया है। वनों का एक हिस्सा है, उसका एक प्रदेश है, उससे मिलकर बनता है हमारा झारखंड दोस्तों। आगे बात करते हैं दोस्तों इसके नामकरण के ऊपर में। नामकरण कहने का तात्पर्य ये है कि अगर हम इतिहास के पन्नों को उलट कर देखते हैं या अतीत के विभिन्न कालों पर नज़र डालते हैं तो हम लोग वहाँ पर पाते हैं कि हमारे झारखंड का नाम जो है सो अलग अलग जगहों, चाहे वो साहित्य में हो, कोई साहित्यिक स्रोत हो, पुरातात्विक स्रोत हो, या फिर किसी पुस्तक में जो है सो हमारे झारखंड का नाम अलग अलग रूप में वहाँ पर उल्लेख किया गया है या उसका नाम अलग अलग रूप में आया है।
उस पर हम लोग चर्चा करते हैं। और मुख्य रूप से जो है सो यही जो है सो आज हमारे इस वीडियो का टॉपिक भी है दोस्तों। देखिए दोस्तों, आप लोगों ने बहुत बार जो है सो इस पर चर्चाएं सुनी होंगी, चाहे वीडियो के माध्यम से या किसी अन्य रूप में सुनी होगी। लेकिन आज मैं दोस्तों ये जो वीडियो लाया हूँ, इस वीडियो में आप लोगों को कुछ चित्रों के माध्यम से या एनिमेशंस का ले उसके माध्यम से आप लोगों को ये समझाने जा रहा हूँ कि हमारे झारखंड का जो नाम है वो अलग अलग कालों में, इतिहास के विभिन्न कालों में जो है सो क्या क्या उल्लेख किया गया है उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। क्योंकि दोस्तों चित्र जब हम लोग देखेंगे और उसके नाम पर चर्चा करेंगे तो मुझे लगता है कि वहाँ पर हम लोग ज़्यादा अच्छी तरह से समझ पाएंगे कि हम लोग का झारखंड का नाम जो है सो अलग अलग जगहों पर क्या क्या था। ठीक है, शुरुआत करते हैं दोस्तों। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग दोस्तों कि झारखंड का जो साहित्यिक उल्लेख है। साहित्यिक उल्लेख कहने का अर्थ है दोस्तों कि हमारे झारखंड का नाम किसी पुस्तक में सबसे पहले, किसी साहित्य पुस्तक में सबसे पहले कहाँ पर आया है, तो इसका आंसर है ऐत्रेय ब्राह्मण में। ऐत्रेय ब्राह्मण में जो है सो हमारे झारखंड का नाम सर्वप्रथम जो है सो वहाँ पर उल्लेख किया गया है। लेकिन ध्यान देना दोस्तों कि वहाँ पर झारखंड नाम से नहीं किया गया है, वहाँ पर हमारे झारखंड राज्य के नाम को पुंड या पुंड्र, समझ रहे हैं, पुंड या पुंड्र नाम से उल्लेख किया गया है। यानी हम ये कहेंगे कि ऐत्रेय ब्राह्मण वो साहित्य, वो पुस्तक है जिसमें हमारे झारखंड का नाम सबसे पहले उल्लेखित किया गया है पुंड या पुंड्र नाम से। ठीक है, अब आगे बात करेंगे हम लोग दोस्तों कि वायु पुराण में झारखंड को किस नाम से सुशोभित किया गया है। तो वायु पुराण में झारखंड को मुरंड कहा गया है, झारखंड को मुरंड कहा गया है। विष्णु पुराण की बात कर लें तो विष्णु पुराण में झारखंड को मुंड कहा गया है, मुंड। और भागवत पुराण में इसे किक्कट प्रदेश कहा गया है। क्या कहा गया? किक्कट प्रदेश। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं महाभारत ग्रंथ के ऊपर में। तो महाभारत ग्रंथ के 14 पर्वों में से एक पर्व है दिग्विजय पर्व, जहां पर हमारे झारखंड प्रदेश को पुंडरीक देश कहा गया है। याद रखना है दोस्तों कि दिग्विजय पर्व जो कि महाभारत ग्रंथ का एक प्रमुख पर्व है, वहां पर हमारे झारखंड प्रदेश को पुंडरीक देश कहा गया है। इसके अलावा महाभारत ग्रंथ में एक और जगह पर झारखंड प्रदेश का उल्लेख किया गया है जहां पर उसे पशु भूमि या कोई पुस्तकों में आप देखेंगे पशु भूम लिखा गया है। यानी महाभारत में 2 बार जो है सो इसका उल्लेख हो गया। एक तो दिग्विजय पर्व में पुंडरीक देश इसे कहा गया और एक और जगह जो है सो इसे पशु भूमि या पशु भूम नाम से सुशोभित किया गया है हमारे झारखंड प्रदेश को। ठीक है, अब बात करते हैं समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख में। समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख, जैसा कि आप चित्र में देख रहे होंगे, इस अभिलेख में भी हमारे झारखंड का नाम लिखा गया है, उसका उल्लेख किया गया है। और यहाँ पर जो है सो हमारे इस प्रदेश के नाम को मुरुंड देश के रूप में प्रदर्शित किया गया है। या यूँ कह लें हम लोग कि समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख में हमारे झारखंड प्रदेश को मुरुंड देश कहा गया है। याद रखना दोस्तों, मुरुंड देश। उसके आगे हम लोग बात करेंगे अगर पूर्व मध्यकालीन संस्कृत साहित्य में, तो पूर्व मध्यकालीन संस्कृत साहित्य में इस प्रदेश को कलिंद देश कहा गया है। क्या कहा गया? कलिंद देश। अब आता है दोस्तों एक प्रमुख साक्ष्य या सबूत, स्रोत कह ले, पुरातात्विक स्रोत, जहां पर हमारे झारखंड का नाम सबसे पहले झारखंड के रूप में आया है, उसके बारे में। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। अलग अलग एग्ज़ाम में इसे कई बार पूछा गया है कि हमारे झारखंड का नाम जो है झारखंड के रूप में जो है सो कहाँ पर सबसे पहले प्रदर्शित किया गया है। तो वो है 13वीं सदी का जो ताम्रपत्र लेख है, उसमें जो है सो, जैसा कि आप चित्र में देख रहे होंगे 13वीं सदी का ताम्रपत्र लेख, इस
ताम्रपत्र लेख में जो है सो हमारे झारखंड का नाम सबसे पहले झारखंड के रूप में प्रदर्शित किया गया है। स्टार्टिंग में हम लोगों ने क्या देखा था दोस्तों कि सबसे पहले हमारे झारखंड का जो साहित्यिक उल्लेख है वो ऐत्रेय ब्राह्मण में था, लेकिन वहाँ झारखंड के रूप में नहीं था बल्कि पुंडी या पुंड्र के रूप में था। लेकिन जो ताम्रपत्र 13वीं सदी का जो ताम्रपत्र लेख है इसमें जो है सो हमारे झारखंड का नाम सबसे पहले झारखंड के रूप में जो है सो आया है। इसको ध्यान में रखना है दोस्तों। आगे बात अगर हम लोग कर ले दोस्तों कि मध्यकाल में अगर हम मुस्लिम इतिहासकारों की बात कर लें तो उन्होंने भी जो है सो इस क्षेत्र को झारखंड नाम से ही प्रदर्शित किया है या अपनी पुस्तकों में इसका उल्लेख किया है। जैसे कि शम्से सिराज अफीफ़ की पुस्तक तारीख़ फ़िरोज़ शाही में, सलीमुल्लाह की पुस्तक तारीख़ बंगला या गुलाम हुसैन खां की पुस्तक सियारुल मुतखरीन आदि में, इन सभी पुस्तकों में हमारे झारखंड का नाम झारखंड के रूप में ही जो है सो प्रदर्शित किया गया है। फिर आगे अगर हम लोग बात कर लें भक्तिकालीन कवियों में या संतों में, जिसमें दो प्रमुख व्यक्तित्व का नाम आता है संत कबीर और दूसरे तरफ जो है मलिक मोहम्मद जायसी। तो इन्होंने भी जो है सो अपनी रचनाओं में, जैसे संत कबीर जी के जो दोहे हैं या फिर मलिक मोहम्मद जायसी की जो रचनाएं हैं, उनमें जो है सो हमारे झारखंड प्रदेश का उल्लेख किया गया है। दोस्तों ध्यान देना है कि इन्होंने भी अपनी रचनाओं में इस प्रदेश का, हमारे प्यारे से झारखंड प्रदेश का उल्लेख अपनी रचनाओं में किया है। अब आगे बात करते हैं हम लोग दोस्तों कि झारखंड, जब हम लोग बात कर रहे हैं इसके नामकरण की, तो इसके नामकरण में दो प्रमुख प्रदेशों की बात करना बहुत ही आवश्यक है दोस्तों। दो प्रमुख प्रदेश कहने का अर्थ है कि इन दोनों प्रमुख प्रदेशों से मिलकर ही जो है सो हमारा झारखंड बनता है। एक प्रमुख प्रदेश है वो है छोटा नागपुर का पठार, जो अपेक्षाकृत बड़े क्षेत्र का परिचायक है, और दूसरा जो प्रमुख क्षेत्र है वो है संथाल परगना। ठीक है, अब इन दोनों प्रदेशों को अगर हम मिला दें, यानी ये कह लें कि छोटा नागपुर का पठार प्लस संथाल परगना इक्वल टू झारखंड होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है दोस्तों। तो इन दोनों से मिलकर अगर हमारा झारखंड बनता है तो इन दोनों के पुराने नामों के ऊपर में भी चर्चा हम लोग कर लेते हैं, क्योंकि इसके बगैर हमारे झारखंड के नामकरण का जो क्लास है वो बिल्कुल अधूरा रह जाएगा दोस्तों। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं हम लोग छोटा नागपुर का पठार। छोटा नागपुर के पठार के ऊपर में सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों। छोटा नागपुर का पठार में मध्यकाल में जो मिडावल एज है उसमें जो है सो रांची का क्षेत्र देख रहे हैं दोस्तों, जैसा कि आप चित्र में देख रहे होंगे। रांची का क्षेत्र जो है, रांची जो अभी है उसको सिर्फ वर्तमान के रांची को आप मत समझिए, रांची के क्षेत्र को, यानी उसके अगल बगल कई किलोमीटर दूर जो है सो चारों तरफ के क्षेत्र को जो है, जो अपेक्षाकृत एक बहुत बड़े क्षेत्र का परिचायक है, विस्तृत क्षेत्र का, उसके बारे में आप सोचिए। तो जो रांची का क्षेत्र है उसे मध्यकाल में कोकरा या खोखरा नाम से जाना जाता था। किस नाम से जाना जाता था? कोकरा या खोखरा नाम से। कई बार इसे पूछा गया दोस्तों, मध्यकाल में जो छोटा नागपुर क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता था, कोकरा या खोखरा। बाद में इसी क्षेत्र को जो है सो चुटिया नागपुर कहा गया, फिर यही चुटिया नागपुर बन गया चूटा नागपुर, और अंत में चूटा नागपुर छोटा नागपुर बन गया। समझ रहे हैं दोस्तों, चूटिया नागपुर चूटा नागपुर में परिवर्तित हुआ और चूटा नागपुर ही जो है सो बाद में छोटा नागपुर के नाम से जाना जाने लगा, जो कि एक बहुत बड़े क्षेत्र का परिचायक है हमारे झारखंड प्रदेश में। और यह लगभग जो है सो हमारे झारखंड के 80% भाग पर फैला है। 80% समझ रहे हैं कि झारखंड का मुख्य हिस्सा तो इसने ही ले लिया, तो 80% भाग पर फैला है। या हम यूँ कह लें कि अगर छोटा नागपुर को झारखंड का समानार्थी कहेंगे तो कोई गलत नहीं होगा,
क्योंकि पहले अगर कोई व्यक्ति ये कह रहा है कि मैं छोटा नागपुर जा रहा हूँ, संभवतः आप ये मान लीजिए कि वो झारखंड के बारे में बात कर रहा है, या अगर वो कह रहा है कि मैं झारखंड जा रहा हूँ तो आप ये समझ लीजिए दूसरे अर्थ में कि वो छोटा नागपुर जा रहा है। तो एक लाइन में अगर हम लोग ये करें कि छोटा नागपुर कहने से झारखंड का या झारखंड कहने से छोटा नागपुर का बोध हो रहा है तो कोई गलत नहीं होगा दोस्तों, ठीक है, क्योंकि छोटा नागपुर हमारे झारखंड के एक विस्तृत क्षेत्र में फैला हुआ है, 80% भाग को घेरे हुआ है, तो ये एक बहुत बड़ा हिस्सा है हमारे झारखंड का। आगे हम लोग देखते हैं दोस्तों कि इसी छोटा नागपुर को जो है सो विभिन्न यात्रियों ने, जो कि हमारे क्षेत्र में, हमारे प्रदेश में आते रहे और इस क्षेत्र का उल्लेख किया, उन्होंने अपनी कृतियों में, रचनाओं में इसे किस नाम से उल्लेख किया है उसके बारे में। तो चीनी यात्री फाहियान, चीनी यात्री जो फाहियान है, उसने अपनी पुस्तक फो को क्वी, बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक है फो को क्वी में छोटा नागपुर पठार को कहा है कुक्कुट लाड। समझ रहे हैं दोस्तों कि फाहियान जो कि चीनी यात्री था, उसने अपनी पुस्तक फो को क्वी में छोटा नागपुर पठार को कुक्कुट लाड कहा है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे एक अन्य प्रमुख चीनी यात्री जिसका नाम आप लोगों ने सुना ही होगा, वेनसांग। उसने अपनी पुस्तक सी यू की, पुस्तक का नाम है सी यू की, इस पुस्तक में छोटा नागपुर पठार को कहा है किलो नासू कालाना, किलो नासू कालाना अर्थात कर्ण सुवर्ण, कर्ण सुवर्ण। तो इस नाम से हमारे छोटा नागपुर प्रदेश को इन्होंने सुशोभित किया है। किसने? वेनसांग ने अपनी पुस्तक सी यू की में, जो कि एक चीनी यात्री था। ये हो गई बात दोस्तों कि किस तरह से जो है सो अलग अलग जो है सो, चाहे वो इतिहासकार हो या फिर कोई यात्रीगण हो, जो हमारे झारखंड प्रदेश को अलग नाम से सुशोभित किया। अब आते हैं जब अंग्रेज़ों का दौर था या अंग्रेज़ों ने हमारे झारखंड में प्रवेश किया, ये काल था 1765 ईस्वी से लेकर 1833 ईस्वी के बीच में। इस काल में ही जो है सो झारखंड में अंग्रेज़ों का आगमन हुआ, या इन्होंने जो है सो हमारे प्रदेश में अपनी पकड़ को मजबूत किया। तो इस वक्त जो है सो इन्होंने, यानी अंग्रेज़ों ने, डेट है 1834, 1834 में जो है सो इस प्रदेश को उन्होंने एक एजेंसी के रूप में जो है सो गठित किया, दक्षिण पश्चिम सीमांत एजेंसी, यानी साउथ वेस्टर्न फ्रंटियर एजेंसी, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में SWFA कहेंगे। इस ग्रुप में एक प्रशासनिक इकाई के रूप में जो है सो इस क्षेत्र को गठित किया, और इस प्रशासनिक इकाई यानी कि दक्षिण पश्चिम सीमांत एजेंसी का जो मुख्यालय बनाया वो था विल्किंसनगंज या बिशुनपुर। और ये जो विल्किंसनगंज या बिशुनपुर, जिसे उन्होंने अपना कार्यालय या मुख्यालय बनाया दक्षिण पश्चिम सीमांत एजेंसी का, यही विल्किंसनगंज या बिशुनपुर जो है सो बाद में, यानी आज के वर्तमान रांची के नाम से जाना जाता है। समझ रहे हैं दोस्तों कि विल्किंसनगंज या बिशुनपुर, जो कि दक्षिण पश्चिम सीमांत एजेंसी जब बना 1834 ईस्वी में, उसका मुख्यालय था, और उसी को जो है सो आज हम लोग रांची के नाम से जानते हैं, जो कि हमारे झारखंड की राजधानी भी है। ठीक है, उम्मीद है दोस्तों कि ये जो छोटा नागपुर का जो नामकरण मैंने अभी चित्र के माध्यम से आप लोगों को बताया, आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं दोस्तों झारखंड के दूसरे प्रमुख खंड, जिसके बिना हमारा झारखंड अधूरा है, उसके बारे में, यानी संथाल परगना के बारे में। संथाल परगना जो है सो अपने आप में जो है सो कई विशेषता लिए हुए है दोस्तों। इसके बगैर जो है सो हम लोग झारखंड की कल्पना नहीं कर सकते हैं। इसके बगैर हमारा झारखंड जो है सो अधूरा है। ये एक प्रमुख क्षेत्र है हमारे झारखंड का। तो इस क्षेत्र के बारे में बात कर लेते हैं दोस्तों।
यह जो क्षेत्र है संथाल परगना, वो छोटा नागपुर पठार के बाद हमारे झारखंड का दूसरा सबसे बड़ा भाग है। इस क्षेत्र का जो प्राचीनतम नाम है, पुराना नाम, वो है नरीखंड। क्या नाम है? नरीखंड। स्टार्टिंग में सबसे शुरू में जो है सो इसका नाम रखा गया नरीखंड, और बाद में जो है सो इसे कांकजोल कहा जाने लगा। कांकजोल। ह्वेनसांग, जिसकी चर्चा हम लोगों ने छोटा नागपुर पठार की जब बात कर रहे थे वहाँ पर भी की थी, तो ह्वेनसांग ने जो है सो संथाल परगना के मुख्य क्षेत्र राजमहल, देखिए दोस्तों राजमहल का नाम जो है सो कई बार आएगा, जब हम लोग इतिहास पढ़ेंगे तब भी आएगा, भूगोल पढ़ेंगे तब भी आएगा। तो राजमहल का क्षेत्र एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है संथाल परगना क्षेत्र में, तो इसको हमेशा ध्यान देना है दोस्तों, उसको इग्नोर करके नहीं चलना है। तो ह्वेनसांग ने जो है सो संथाल परगना के प्रमुख क्षेत्र राजमहल का उल्लेख, यह राजमहल का नाम एक प्रमुख रूप से किया है, उसे कहा है की चिंग कोई लो। क्या कहा है? की चिंग कोई लो, राजमहल क्षेत्र को। उसके अलावा जो है सो ये राजमहल जो इसका नामकरण हुआ वो मध्यकाल में हुआ है दोस्तों। ठीक है, आगे हम लोग बात करेंगे कि संथाल परगना के कुछ प्रमुख क्षेत्र हैं, जिसमें से हम लोग बात करेंगे राजमहल, पाकुड़, गोड्डा और दुमका के कुछ हिस्से। ठीक है, राजमहल, पाकुड़, गोड्डा और दुमका के कुछ हिस्से को अगर हम लोग शामिल करें तो इस पूरे प्रदेश को कहा गया है दामिने कोह। इसको याद रखना है दोस्तों, क्या कहा गया है? दामिने कोह, अर्थात पहाड़ी अंचल। इसका नाम जो है सो चाहे आप कह ले दामिने कोह या फिर पहाड़ी अंचल, वो कहा गया है दोस्तों। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार दामिने कोह के बारे में पूछा गया है कि दामिने कोह जो है सो वो किसे कहा गया है, तो इसमें जो है सो राजमहल, पाकुड़, गोड्डा और दुमका के कुछ हिस्से आते हैं। सारे क्षेत्र मिला के दामिने कोह बनते हैं, या इसका दूसरा अर्थ आप कह लें तो पहाड़ी अंचल। तो देखा दोस्तों आप लोगों ने इन चित्रों के माध्यम से या एनिमेशंस के माध्यम से हम लोगों ने देखा कि हमारे झारखंड का नाम विभिन्न कालों में अलग अलग रूपों से प्रदर्शित किया गया है। और मुझे उम्मीद है दोस्तों कि आप लोगों को बहुत सारी बातें जो है सो अच्छी तरह से समझ में आ गई होंगी और बहुत सारी बातें स्पष्ट भी हो गई होगी झारखंड के नामकरण को लेकर। तो चलिए दोस्तों, अब तो वो हो गया वीडियो जिसमें आपने चित्रों के माध्यम से इसे समझने का प्रयास किया, लेकिन अब जो है सो थोड़ा सा मैं बोर्ड पर भी इसे जो है सो क्लेरिफाई कर देता हूँ। क्योंकि होता है दोस्तों कि कुछ स्टूडेंट्स का ये माइंड सेट होता है कि कुछ लोग सुन के समझते हैं, कुछ पढ़ के समझते हैं, कुछ वीडियो देख के भी समझते हैं, और कुछ को ऐसा लगता है कि नहीं अगर हमको बोर्ड पर इसे बता दिया जाए तो और अच्छी तरह से हम इसे समझ लेंगे। उसी को ध्यान में रखते हुए बोर्ड पर भी मैं थोड़ा सा इसे समझा देता हूं, ताकि कहीं से भी कोई शक की गुंजाइश ना हो इस विषय से संबंधित। और अगर इस विषय से संबंधित आपके एग्ज़ाम में प्रश्न आ जाए तो आप उसे बढ़िया से अच्छी तरह से हल कर सके दोस्तों। तो चलिए शुरुआत करते हैं। जैसा कि देखिए यहाँ पर मैंने बोर्ड पर लिखा हुआ है झारखंड का नामकरण, यानी झारखंड का जो नाम है विभिन्न कालों में अलग अलग नाम दिए गए हैं, उसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। सबसे पहले इसके जो शब्द है झारखंड, उसी पर बात कर लेते हैं। संधि विच्छेद है झार प्लस खंड, झारखंड इक्वल टू झारखंड। तो झारखंड ये हो गया हमारा जो है सो शब्द का संधि विच्छेद। यहाँ पर बात कर लेंगे दोनों झार और खंड की। तो झार का मतलब वन हो गया, जंगल, फॉरेस्ट हम लोग कह लें, या और खंड जो है सो खंड का मतलब प्रदेश, भाग। ठीक है, इस तरह से अगर हम इसका जो शाब्दिक अर्थ देखेंगे हमारे झारखंड का, तो शाब्दिक अर्थ हो जाएगा वन प्रदेश, यानी जंगल का एक भाग। और ये बात जो है सो बिल्कुल सही भी है दोस्तों, क्योंकि हमारा जो झारखंड है वो बिल्कुल हरियाली से भरा पूरा है। कहीं भी आप जाइए, किसी भी ज़िले में जाइए, तो आपको जंगल जो है सो बहुतायत में देखने को मिल जाएंगे। और यही तो हमारे झारखंड की खूबसूरती है।
क्या हमारा झारखंड किसी भी टूरिस्ट प्लेस से कोई कम है क्या दोस्तों? लोग टूरिस्ट प्लेस में इधर उधर घूमने जाते हैं, मैं तो कहता हूँ कि सब हमारे झारखंड आ जाओ और देखो यहाँ की खूबसूरती, यहाँ की नदियाँ, यहाँ के झरने, यहाँ के मंदिर, यहाँ के पर्यटन स्थल, बांध है, या फिर अगर उद्योग धंधे की भी बात कर ले तो उसमें हमारा झारखंड कहीं से भी किसी भी मामले में पीछे नहीं है दोस्तों। यहाँ तक कि अगर हम लोग बात करें मुख्य मुद्दों की तो पूरे भारत के खनिज भंडार की बात करें तो हमारे झारखंड का योगदान उसमें सर्वाधिक है दोस्तों, है कि नहीं? तो हमारा झारखंड किसी भी मामले में कम नहीं है किसी अन्य राज्यों से। तो झारखंड का शाब्दिक अर्थ है वन प्रदेश, यानी कि जंगल का एक भाग, जंगल का एक टुकड़ा हरियाली से भरा हुआ। दोस्तों आगे देखिए, यहाँ पर वही लिखा है मैंने यहाँ पर कि वनों की बहुलता के कारण झारखंड नाम पड़ा। वनों की बहुलता है हमारे झारखंड प्रदेश में, इसलिए हमारे राज्य का नाम झारखंड पड़ा। उम्मीद है दोस्तों कि इसमें कोई बात जो है सो क्लियर करने लायक अब नहीं रह गई, आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा दोस्तों। उसके नीचे मैंने एक लाइन और लिख दिया है, वन हमारे झारखंड की प्रमुख विशेषता है कि नहीं दोस्तों? इस पर हम लोगों ने चर्चा कर ली है। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पर बीच में देखिए, जो कि हमारे आज के विषय का जो मुख्य मुद्दा है, विभिन्न कालों में झारखंड का नाम। अतीत में हम लोग जब झांकेंगे तो देखेंगे वहाँ पर कि हमारे झारखंड का नाम अलग अलग कालों में, युगों में जो है सो अलग अलग रूप से प्रदर्शित किया गया है, उल्लेख किया गया है। उसके बारे में हम लोग यहाँ चर्चा कर लेते हैं। पहले प्रथम साहित्यिक प्रमाण, मैंने वीडियो में भी बताया आपको कि प्रथम साहित्यिक प्रमाण मतलब ऐसा प्रमाण जहाँ पर हमारे झारखंड का नाम किसी पुस्तक या साहित्य में मिलता है, तो वो जो प्रथम साहित्यिक प्रमाण है वो है ऐतरेय ब्राह्मण में। ठीक है, कि ऐतरेय ब्राह्मण में जो है सो हमारे झारखंड का सबसे पहला साहित्यिक प्रमाण मिलता है, जहां पर उसकी चर्चा की गई है, यानी हमारे झारखंड प्रदेश की चर्चा की गई है। ठीक है, झारखंड प्रदेश कह रहे हैं दोस्तों। ये प्रदेश कहने से सिर्फ अभी के झारखंड की बात नहीं होगी। झारखंड जो हमारा बड़ा था, अपेक्षाकृत एक बड़े भाग का परिचायक हो, उसकी बात कर रहे हैं हम लोग दोस्तों। ठीक है, तो झारखंड प्रदेश की चर्चा ऐतरेय ब्राह्मण में सबसे पहले जो है सो, जो कि प्रथम साहित्यिक प्रमाण है, उसमें हमारे झारखंड प्रदेश के नाम को पुंड या पुंड्र दर्शाया गया है। क्या दर्शाया गया? पुंड या पुंड्र। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। वायु पुराण की बात कर लेते हैं। वायु पुराण में हमारे झारखंड का नाम जो है वो मुरंड आया है। क्या आया है? मुरंड। विष्णु पुराण की बात कर ले तो वहाँ पर मुंड है, और भागवत पुराण की बात कर ले तो किक्कट प्रदेश। ये तीनों पुराण को आप ध्यान से देख लीजिए, ठीक है, कि कोई कन्फ्यूजन ना रहे। वायु पुराण में मुरंड, विष्णु पुराण में मुंड, और भागवत पुराण में इसे किक्कट प्रदेश कहा गया है। और प्रथम साहित्यिक प्रमाण जो है वो ऐतरेय ब्राह्मण में, जहाँ इसे पुंड या पुंड्र नाम दिया गया है। लगभग ठीक है, इसमें यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब बात करते हैं महाभारत ग्रंथ की। तो महाभारत ग्रंथ में जो है सो हमारे झारखंड प्रदेश के नाम की चर्चा 2 बार की है दोस्तों, 2 बार की गई है। पहला जो है सो दिग्विजय पर्व जो है उसमें किया गया है, जहाँ पर हमारे झारखंड को पुंडरीक प्रदेश कहा गया है। क्या कहा गया है? पुंडरीक प्रदेश। आगे हम लोग जब बात करेंगे यहाँ पर पशु भूमि या पशु भूमि, यानी महाभारत में ही एक और जगह पर हमारे झारखंड के नाम का, झारखंड प्रदेश के नाम का उल्लेख है पशु भूमि, या किसी किसी पुस्तक में आपको मिल जाएगा पशु भूमि लिखा हुआ है। आगे बढ़ते हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पर समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख में, जिसमें समुद्रगुप्त के बारे में बहुत सारी बातें, उनकी प्रशंसा की गई है इस अभिलेख में। इस अभिलेख में भी हमारे झारखंड का नाम या हमारे झारखंड प्रदेश के नाम का उल्लेख किया गया है दोस्तों। किस रूप में? तो वहाँ पर हमारे झारखंड प्रदेश को लिखा गया है मुरुंड देश। मुरुंड देश, देखिए नाम जो है सो यहाँ पर बहुत सारे नाम जो है सो मिलते जुलते होंगे।
और लगभग सभी स्टूडेंट्स के साथ ये अच्छी खासी परेशानी रहती है। कभी मुंड में कंफ्यूज हो जाते हैं, कभी मुरंड में, कभी मुरुंड में। इसीलिए मैंने दोस्तों सबसे पहले जो है सो चित्रों के माध्यम से आप लोगों को झारखंड के नामकरण को समझाने का प्रयास किया है। क्योंकि जब हम लोग चित्र देखेंगे कि जैसे मान लीजिए महाभारत का गया, आपने महाभारत की पुस्तक का चित्र देखा और बगल में लिखा हुआ है, तो आपको लगेगा कि हाँ भाई यहाँ पर थोड़ा सा वो बात जो है ना थोड़ा ज़्यादा आपके दिमाग पर प्रभाव डालती है, और आप उसको याद करने में जितना प्रेशर हम लोग जो है सो पढ़ के लिख के करते हैं, अगर हम देख के और सुन के करते हैं तो वहाँ पर हमारा थोड़ा सा प्रेशर कम हो जाता है याद करने का, और हम चीज़ों को या बातों को अच्छी तरह से समझ पाते हैं। यही प्रयास मैंने उस वीडियो में किया है दोस्तों, कि आप वहाँ देख लें। अगर मैं 13वीं सदी का ताम्रपत्र का बात कर रहा हूँ और 13वीं सदी के ताम्रपत्र का एक चित्र मैंने वहाँ दे दिया, तो आपको समझने में क्या, अरे भाई ये 13वीं सदी का ताम्रपत्र है, तो उसके हिसाब से आप समझेंगे और अच्छी तरह से समझेंगे, और वो बात आपके दिमाग में बैठ जाएगी एक तरह से परमानेंटली। तो वही मैंने प्रयास किया है। लेकिन यहाँ भी जो है सो आप बोर्ड पर समझ ले, ताकि कोई कसर बाकी नहीं रहे कि भाई हमको सर ने बोर्ड पर नहीं समझाया। बताएं जैसे दोस्तों कि किसी किसी स्टूडेंट का माइंडसेट आता है जब तक हम बोर्ड पर नहीं समझेंगे तब तक हमको समझ ही नहीं आएगा, तो वो भी कसर पूरी कर देते हैं। इसलिए मैं यहाँ बता रहा हूँ ताकि आपको ये पूरी तरह से समझ में आ जाए कि क्या चीज़ है, और आपको कहीं से भी कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े दोस्तों। तो यहाँ पर देखिए कन्फ्यूजन होने की ज़रूरत नहीं है। बार बार वायु पुराण मुरुंड, विष्णु पुराण मुंड, और अभी समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति है वो मुरुंड है। ठीक है, यहाँ देखिए मुरंड है वायु पुराण में और समुद्रगुप्त में मुरुंड, इसको थोड़ा सा ध्यान दे देना है। बाकी आगे देखिए। अब आगे बात करते हैं हम लोग पूर्व मध्यकालीन संस्कृत साहित्य में। पूर्व मध्यकालीन में अनेक संस्कृत साहित्य हुए। उन संस्कृत साहित्यों में भी जो है सो हमारे झारखंड प्रदेश के वर्णन किया गया है। किस रूप में? कलिंद देश। यानी अगर उस वक्त के कोई लोग हैं या उस वक्त के जो प्रजा होती थी, जब बात होती थी कि हम कलिंद देश पर अधिकार करेंगे, तो संभवतः ये आप समझ लीजिए कि वो हमारे झारखंड की बात कर रहे हैं, झारखंड प्रदेश की बात कर रहे हैं कि वो प्रदेश, उस प्रदेश पर हमें अधिकार करना है। यानी हमारे झारखंड प्रदेश को कलिंद देश कहा गया है। कब? पूर्व मध्यकालीन संस्कृत साहित्यों में, अनेक साहित्यों में। यहाँ साहित्य बोला गया बहुत सारे साहित्य में, तो वहाँ कलिंद देश कहा गया। यानी अगर हम लोग उस वक्त जन्म लिए होते तो हम लोग अपने राज्य को कहते कि हम लोग कलिंद देश के वासी हैं। झारखंड नहीं बोलते हैं उस टाइम, है कि नहीं? समझिए, आगे बढ़ते हैं। प्रथम पुरातात्विक स्रोत, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आप लोग भी जानते हैं कई एग्ज़ाम में जो है सो इस प्रश्न को पूछा गया है, अलग अलग तरीक़ों से पूछा गया है कि हमारे झारखंड का जो प्रथम पुरातात्विक स्रोत है। पुरातात्विक स्रोत कहने का अर्थ है कि पुराने ज़माने में कुछ ऐसी चीज़, स्रोत, सबूत, एविडेंस जिसमें हमारे झारखंड का नाम आया हो, उसके बारे में बात हो रहा है। अभी तो हमने स्टार्टिंग में जो देखा था वो था प्रथम साहित्यिक स्रोत। किसी पुस्तक में हमारे झारखंड का नाम आया, वो साहित्यिक स्रोत हुआ। लेकिन यहाँ है कोई वस्तु में, किसी चीज़ में, जैसे हम लोग हड़प्पा उड़प्पा पढ़ते तो वहाँ पर हम लोग देखते हैं अनेक मुहरें मिली, या फिर वहाँ पर जो है सो हम लोग देखते हैं जो भी चीज़ है उसका विश्लेषण करते हैं, और तब हम लोग कहते हैं कि नहीं ये लोग ऐसे थे वैसे थे, है कि नहीं दोस्तों? जैसे बात कर लेते हैं कि हड़प्पा संस्कृति में मान लीजिए कि स्वास्तिक का चिन्ह मिला, तो हम लोग उससे क्या अंदाज़ा लगाते हैं कि नहीं हमारा जो हिंदू धर्म है वो बहुत पहले से चला आ रहा है। पूजा पाठ के जो यज्ञ कुंड वगैरह सब मिले, उससे भी हम लोग जो है सो बहुत सारा अनुमान लगा लेते हैं। ठीक उसी प्रकार दोस्तों हमारे झारखंड का जो है जो पुरातात्विक स्रोत है, सबूत है, उसके तौर पर जो है सो 13वीं सदी का एक ताम्रपत्र लेख अपने चित्र में जो है सो उस वीडियो में देखा होगा। 13वीं सदी का जो ताम्रपत्र लेख है वहाँ पर पहली बार हमारे झारखंड का नाम झारखंड के रूप में प्रदर्शित किया गया है। झारखंड का नाम
झारखंड के रूप में प्रदर्शित किया गया है। यानी आपसे जब प्रश्न आ जाएगा एग्ज़ाम में कि ये बताइए कि आपके झारखंड का नाम सबसे पहले कहाँ पर प्रदर्शित किया गया था, तो आप आंख बंद करके 13वीं सदी का ताम्रपत्र लेख पर टिक मार दीजिए, ऑप्शन में भर दीजिएगा दोस्तों। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं दोस्तों। मध्यकाल के मुस्लिम इतिहासकार, मध्यकाल में अनेक मुस्लिम इतिहासकार आए। जब मैं झारखंड पढ़ाऊंगा दोस्तों उस वक्त बहुत सारी चीज़ों को क्लियर करूंगा कि कैसे हम लोग जो है सो आदिकाल या फिर प्राचीन काल, मध्यकालीन काल, आधुनिक काल, या फिर हम अंग्रेज़ों का हमारे झारखंड में प्रवेश हुआ, बहुत सारे जनजातीय आंदोलन हुए, उन सब के बारे में मैं बारी बारी से एकदम क्लियर करूंगा, ताकि किसी तरह का कोई शक शुबा वाली बात नहीं रहेगी कि भाई हमको हमारे झारखंड के इतिहास को समझने में परेशानी होगी। क्योंकि अगर हम लोग झारखंड वासी हैं, झारखंड के बारे में हम लोग जानना चाह रहे हैं, तो हर व्यक्ति, देखिए दोस्तों, कहने का मतलब कि ये वीडियो मैं बेसिकली बना रहा हूँ कि स्टूडेंट इसको देखे और वो लाभ ले सके, या एग्जामिनेशन पर्पस के हिसाब से। आप भी जान रहे हैं, मैं भी जान रहे हैं, लेकिन आपको ये बात हमेशा समझनी चाहिए कि अगर आप झारखंड के वासी हैं, यहाँ पर रहते हैं और करीब ठीक ठाक पढ़े लिखे हैं, समझ है आपको, तो आपको आपके राज्य की समझ होनी चाहिए, उसको समझना चाहिए, उसके इतिहास को समझना चाहिए। आपको ये जानना चाहिए कि क्यों हमारा झारखंड फेमस है और हमारे झारखंड में किस चीज़ की बहुलता है, हमारा झारखंड विभिन्न राज्यों से किस प्रकार भिन्न है। ऐतिहासिक दृष्टिकोण से आपको पता होना चाहिए शशांक कौन है, समुद्रगुप्त की क्या भूमिका रही थी, या फिर मुगल काल, दिल्ली सल्तनत में जो है सो हमारे झारखंड में जो है सो उनका क्या प्रभाव था। इन सब को थोड़ा जानने का प्रयास करना चाहिए दोस्तों। और ये जो है, क्योंकि हम जिस जगह पर रहते हैं हमारा झारखंड, और अगर हम अपने जगह को ही बढ़िया से नहीं जानेंगे, दूसरों को हम क्या बता पाएंगे। किसी ने अगर बाहर में पूछ दिया झारखंड, चलो बताओ झारखंड के बारे में क्या क्या विशेषता है, आप क्या बता पाएंगे दोस्तों। तो ये सब चीज़ सिर्फ स्टूडेंट्स नहीं दोस्तों, अगर आप झारखंड वासी हैं तो आपको भी ये ज़रूर जानना चाहिए कि हमारे झारखंड की विशेषता क्या है, और इसके बारे में जो है सो संपूर्ण ज्ञान लेना चाहिए। ज्ञान कभी भी बेकार नहीं जाता है, वो जहाँ तक है कि आपकी बुद्धिमत्ता, आपकी सोचने की शक्ति, या फिर आपके विकास का ही काम करता है कि नहीं दोस्तों। पतन का कारण तो नहीं रहेगा, ये तो हम लोग को पता है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर बात करते हैं दोस्तों मध्यकाल के मुस्लिम इतिहासकार की बात कर लें तो मुस्लिम इतिहासकारों ने भी अपनी जितनी भी रचनाएं हैं, बहुत सारी रचनाएं हैं उनकी, तो उन रचनाओं में भी हमारे झारखंड के नाम का उल्लेख किया है। और किस रूप में, तो झारखंड नाम से ही किया है, झारखंड नाम से। अब उसमें से कुछ एग्जाम्पल है यहाँ पर, जैसे शम्से सिराज या अफीफ़, शम्से सिराज उपनाम अफीफ़ की पुस्तक है तारीख़े फ़िरोज़ शाही, तारीख़े फ़िरोज़ शाही। दूसरी पुस्तक है सलीमुल्लाह की पुस्तक तारीख़े बंगला, तारीख़े बंगला में भी। और तीसरी पुस्तक का नाम है गुलाम हुसैन की पुस्तक सियार उल मुतखरीन, सियार उल मुतखरीन। ये कुछ उर्दू वर्ड्स है दोस्तों, इसको थोड़ा सा ध्यान देना है, सियार उल मुतखरीन। तो इन सभी पुस्तकों में भी जो है सो हमारे झारखंड का प्रदेश या झारखंड प्रदेश का नाम आया है झारखंड के रूप में, यानी इन्होंने भी अपनी रचनाओं में जो है सो झारखंड का उल्लेख किया है। आगे बात करते हैं अगर भक्तिकालीन कवियों की। भक्तिकालीन कवियों में जब हम लोग मुख्य इतिहास पढ़ते हैं तो बहुत सारे कवि संत का नाम हम लोग पढ़ते हैं, उसमें से दो व्यक्तित्व या व्यक्ति का नाम अभी यहाँ पर है। एक है संत कबीर दास जी और दूसरा है मलिक मोहम्मद जायसी। संत कबीर दास जी, उनके दोहे या उनकी जो भी रचनाएं हैं, या मलिक मोहम्मद जायसी जिन्होंने पद्मावत लिखी, आप लोग को पता है, तो उनकी जो रचनाएं हैं उन रचनाओं में भी हमारे झारखंड प्रदेश का नाम आता है। आ जाएगा मान लीजिए क्वेश्चन कि बताइए
कि क्या जो है सो संत कबीर ने हमारे झारखंड प्रदेश का वर्णन अपनी रचनाओं में किया है? बिल्कुल किया है। हाँ, हालांकि ऐसे क्वेश्चन नहीं आते, हाँ और ना वाले क्वेश्चन तो आते नहीं हैं, लेकिन एक एग्जाम्पल बता दे रहा हूँ कि आपको वो याद रहना चाहिए कि कौन कौन। हालांकि बहुत सारे संत थे, बहुत सारे जो है सो कवि थे, लेकिन क्या सबने किया अपनी रचनाओं में? नहीं। यहाँ पर बात हो रहा है संत कबीरदास जी और मलिक मोहम्मद जायसी जी, इन्होंने जो है सो अपनी रचनाओं में हमारे झारखंड प्रदेश का वर्णन या उल्लेख किया है। मोटा मोटी आप लोग को ठीक ठाक समझ में आ गई होगी दोस्तों कि मैं आप लोगों को क्या कहना चाह रहा हूँ। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर बात आता है मुख्य रूप से झारखंड के बारे में। जब हम लोग बात करते हैं झारखंड के नक्शे को हम लोग जब देखते हैं तो उस नक्शे में आप पाइएगा कि हमारे झारखंड के का जो प्रमुख हिस्सा है, प्रमुख भाग है, वो उसको हम अगर दो भाग में बांट दें, और भी है लेकिन दो भाग में प्रमुख रूप से अगर हम लोग बांट दें तो दो प्रमुख भाग मिलकर हमारे झारखंड के निर्माण में अहम भूमिका निभाते हैं। उसमें से एक जो है वो है छोटा नागपुर का पठार और दूसरा जो है सो संथाल परगना। चित्र के माध्यम से उस वीडियो में मैंने इसे समझाने का प्रयास किया, आप उसमें देख सकते हैं फिर से। तो छोटा नागपुर का पठार और संथाल परगना यानी इन दोनों को मिलाकर हमारा झारखंड का निर्माण होता है। पूरे झारखंड का निर्माण और भी है, लेकिन मुख्यतः हम लोग यहाँ पर बात करेंगे क्योंकि दोस्तों हम लोग यहाँ पर झारखंड का नामकरण की बात कर रहे हैं अतीत काल से लेकर अभी तक। तो उसमें जो मुख्य रूप से जिसका उल्लेख किया गया है उसके बारे में हम लोग तो बात ही करेंगे कि झारखंड में जो है सो उनके नाम क्या थे, है ना, इन सब के बारे में। तो ये दो प्रमुख छोटा नागपुर का पठार और दूसरा संथाल परगना, ये एक प्रमुख भाग हमारे झारखंड के हैं। इन दोनों के भी प्राचीन नाम हैं और बहुत सारे जो है सो छोटे मोटे तथ्य भी हैं। इसको हम लोग पहले देख लेते हैं फिर आगे बात करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम लोग छोटा नागपुर का पठार। अब छोटा नागपुर का पठार जो है सो ये झारखंड के 80% भाग पर फैला हुआ है, यानी झारखंड का मोस्टली जो हिस्सा है, ज़्यादा हिस्सा वो छोटा नागपुर पठार के अंतर्गत आता है। 80% समझ रहे हैं, 80% मतलब लगभग झारखंड का मैक्सिमम पार्ट जो है सो इसके अंतर्गत आ गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। मध्यकाल में जब रांची का क्षेत्र था, यहाँ ध्यान देना है दोस्तों, रांची का क्षेत्र, रांची अभी जो हमारे झारखंड की राजधानी है, तो वर्तमान रांची को आप सिर्फ ध्यान में नहीं रखिए, उसके अगल बगल के जितने भी ज़िले हैं जो रांची क्षेत्र के अंतर्गत उस क्षेत्र के अंतर्गत आते थे, उन क्षेत्रों को यानी रांची क्षेत्रों को उस टाइम नाम दिया गया था कोकरा या खोखरा। कोकरा या खोखरा कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि बताइए छोटा नागपुर क्षेत्र का नाम जो है मध्यकाल में वो क्या था, तो कोकरा या खोखरा था। बाद में जो है सो यही चुटिया नागपुर बन गया, परिवर्तित अगली बार फिर हुआ छोटा नागपुर में और अंततः जो है सो ये बन गया छोटा नागपुर। पहले चुटिया नागपुर, फिर छोटा नागपुर और अंततः क्या बना, छोटा नागपुर। नाम परिवर्तित हो गया दोस्तों, है ना। नाम पहले क्या थे, फिर बाद में, फिर बाद में, फिर बाद में, है ना। हम लोग भी जब छोटा रहते हैं तो उस टाइम बाबू, तो किसी को मुन्ना कुछ भी बोलते हैं, फिर उसका नामानाठी और चुनाता है, फिर अंततः अपना एकदम ओरिजिनल नाम में, उसी नाम में हम लोग बात करते हैं। ठीक उसी प्रकार कई नाम जो है सो जुड़ते गए, अंततः पड़ा छोटा नागपुर। बात समझ में आ गई होगी हमको लगता है। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर दो यात्रीगण या फिर हम लोग कह लें इतिहास हम लोग जब पढ़ेंगे वहाँ पर, तो यात्रा वृत्तांत या जो बाहर के हमारे देश में आने वाले यात्रीगण जिन्होंने यहाँ के कल्चर के बारे में लिखा और पूरा अध्ययन किया, उसमें से चीनी यात्रियों के नाम बहुत ही आते हैं दोस्तों। और ख़ासकर हम लोग जानते हैं मुख्य रूप से दो नाम तो हम लोग हमेशा जानते हैं, एक है फाहियान और दूसरा है ह्वेनसांग। तो फाहियान ने क्या लिखा, फाहियान की पुस्तक उसका नाम है फो को क्वी, चाइनीज़ नाम है फो को क्वी। तो उन्होंने जो है सो अपनी पुस्तक में छोटा नागपुर जो क्षेत्र है उसको कहा कुक्कुट लाड। क्या कहा, कुक्कुट लाड। आगे हम लोग बात करेंगे ह्वेनसांग की।
तो ह्वेनसांग की जो मुख्य पुस्तक है सी यू की, तो उस पुस्तक में उन्होंने इस क्षेत्र को कहा किलो नासू कालाना। इसको ध्यान रखना है कि छोटा नागपुर क्षेत्र को फाहियान ने अपनी पुस्तक फो को क्वी में कुक्कुटलाड कहा और ह्वेनसांग ने अपनी पुस्तक सी यू की में किलो नासू कालाना कहा। ठीक है, आगे बढ़िए आप दोस्तों। अंग्रेज, अब यहाँ पर आ गए अंग्रेज तो जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई उस वक्त से हमारे झारखंड में, या झारखंड छोड़िए हमारे भारत में जो है सो उन्होंने अपनी पकड़ बनाने का प्रयास किया है। हालांकि उनकी पकड़ उस वक्त बहुत कमज़ोर थी, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने जो है सो हमारे देश पर, हमारे राज्यों पर जो है सो अपनी पकड़ बनाना स्टार्ट किया। और हमारे झारखंड में जो है सो इनका प्रवेश का जो काल है वो है 1765 से लेकर 1833 ईस्वी। 1765 से लेकर 1833 ईस्वी के बीच में, जिस वक्त अंग्रेज़ों ने हमारे प्रदेश में अपनी पकड़ को मजबूत बनाया, उस वक्त जो है सो उन्होंने इस क्षेत्र को, यानी छोटा नागपुर क्षेत्र को एक प्रशासनिक इकाई के रूप में गठित किया। छोटा नागपुर क्षेत्र को एक प्रशासनिक इकाई के रूप में गठित किया और नाम रखा दक्षिण पश्चिम सीमांत एजेंसी। क्या नाम रखा? दक्षिण पश्चिम सीमांत एजेंसी। अंग्रेजी में बोलेंगे तो साउथ वेस्टर्न फ्रंटियर एजेंसी, शॉर्ट फॉर्म हो जाएगा SWFA। कब बना? 1834। यानी इस क्षेत्र को जो है सो एक प्रशासनिक इकाई साउथ वेस्टर्न फ्रंटियर एजेंसी के रूप में गठित किया। और जब भी कोई चीज़ गठित होती है तो निश्चित रूप से उसका मुख्यालय भी होता है। तो इसका मुख्यालय जो है उन्होंने बनाया विल्किंसनगंज या ऑब्लिक कले बिशुनपुर। विल्किंसनगंज या बिशुनपुर। अब ये विल्किंसनगंज या बिशुनपुर आज कहाँ है? तो जो आज हम लोग बात करते हैं रांची की, वही जो है सो पुराने ज़माने में विल्किंसनगंज या बिशुनपुर है। यानी आज का रांची पुराना ज़माना का विल्किंसनगंज और बिशुनपुर था। और साउथ वेस्टर्न फ्रंटियर एजेंसी यानी दक्षिण पश्चिम सीमांत एजेंसी का मुख्यालय भी था। बात क्लियर हो गई होगी दोस्तों, मुझे लगता है इस छोटा नागपुर का पठार से संबंधित। अब आगे बात करते हैं हम लोग इसके हमारे झारखंड के दूसरे प्रमुख क्षेत्र संथाल परगना की, जो कि हमारे राज्य का, हमारे झारखंड का एक मुकुट के समान है। इसके बगैर जो है सो हम लोग अपने झारखंड की कल्पना कैसे करेंगे? ये एक प्रमुख है। यह छोटा नागपुर का पठार के बाद दूसरा सबसे बड़ा जो है सो विस्तृत भाग में फैला हुआ क्षेत्र है, वो है संथाल परगना। संथाल परगना के अगर प्राचीन नाम की बात करेंगे हम लोग, तो संथाल परगना का प्राचीन नाम है वो है नरीखंड। बाद में इसी नाम को जो है सो परिवर्तित किया गया या कहा जाने लगा कांकजोल। क्या कहा जाने लगा? कांकजोल। पुराना नाम नरीखंड, बाद में उसे कहा गया कांकजोल। आगे देखिए, यहाँ भी है ह्वेनसांग, जिन्होंने अपनी पुस्तक में लिखा, और पुस्तक में संथाल परगना के एक विशेष क्षेत्र कहने का अर्थ, संथाल परगना में तो कई क्षेत्र हैं, लेकिन मुख्य रूप से जो नाम हमेशा बराबर पुस्तकों में हम लोग पढ़ते हैं, चाहे इतिहास में पढ़ लें या भूगोल में पढ़ लें, तो आपको एक नाम जरूर सुनने को मिलेगा, राजमहल। तो राजमहल क्षेत्र को ह्वेनसांग ने जो है सो अपनी पुस्तक में जो है सो कहा की चिंग कोई लो। नाम क्या रखा? की चिंग कोई लो। देख लीजिए दोस्तों, ये जो चीनी लोग जो नाम दिए हैं ना, बहुत खतरनाक नाम दिए हैं। इसको थोड़ा सा याद करना थोड़ा सा टफ होता है, लेकिन विश्लेषण के साथ, एनालिसिस के साथ जब उसको पढ़िएगा और अच्छी तरह से बातों को जब आपको समझ में आ जाएगी, तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। एक दो बार पढ़िएगा, समझ में आ जाएगा, इसलिए टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो ह्वेनसांग ने राजमहल क्षेत्र को अपनी पुस्तक में जो नाम दिया वो है की चिंग कोई लो। और ये जो राजमहल जो नाम है वो मध्यकाल में जो है सो नाम पड़ा, ये राजमहल का
मध्यकाल मिडिवल एज में उस टाइम जो है सो राजमहल का नाम पड़ा। आगे बात करेंगे जो एक मुख्य यहाँ पर देखिए जिस पर बहुत सारी चर्चाएं हो सकती हैं, चाहेंगे तो इस पर एक टॉपिक प्रॉपर एक वीडियो भी बन सकता है, वो है दामिनी कोह। दामिनी कोह बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों। अभी जब भी आप लोग देखिएगा क्वेश्चन को आप लोग पढ़िएगा वस्तुनिष्ठ के रूप में या विषयनिष्ठ में देखिए तो एक टॉपिक में भी आ जाता है दामिनी कोह की। चलिए बताइए दामिनी कोह क्या है, या उसका उपनाम आप कह सकते हैं पहाड़ी अंचल। तो ये क्या है, तो यहाँ पर देखिए कि राजमहल, पाकुड़, गोड्डा और दुमका के कुछ हिस्से हैं। कौन कौन है? राजमहल, पाकुड़, गोड्डा और दुमका के कुछ हिस्सों को मिलाकर, उसके प्रदेशों को मिलाकर जो है सो उस हिस्सों को ही कहा गया दामिनी कोह या पहाड़ी अंचल। यानी उन भाग को जो है सो जिसमें राजमहल, पाकुड़, गोड्डा और दुमका के कुछ क्षेत्र शामिल है, उनका नामकरण ही है या नाम है दामिनी कोह, या हम लोग कहेंगे पहाड़ी अंचल, है कि नहीं दोस्तों। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों कि ये जितनी सारी बातें मैंने अभी बोर्ड पर बताई, वीडियो में आपने देखा ही, ये जो अभी बोर्ड पर मैंने इसे समझाने का प्रयास किया, मेरा ये प्रयास था, मेरा ये मानना था, जो मैंने पहले ही कहा दोस्तों कि आपको जिस तरीके से समझ में आती है, किसी को सुन के समझ में आता है, किसी को देख के, किसी को बोर्ड पर लिख के उसके बाद सर समझा देंगे तो उसको ज़्यादा समझ में आता है। मैंने सब तरह से प्रयास किया है ताकि आप लोगों को एक वीडियो में इस झारखंड के, हमारे प्यारे झारखंड, हमारे सुंदर झारखंड के नामकरण के बारे में आपको एक एक चीज़ का नॉलेज हो जाए, समझ में आ जाए कि हमारा झारखंड का नाम अतीत में, पुराने ज़माने के विभिन्न कालों में क्या क्या था। ठीक है, तो ये चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए ताकि एग्ज़ाम में कोई भी प्रश्न इससे संबंधित हो तो वो आप आसानी से बना पाए दोस्तों। उम्मीद है दोस्तों कि आप लोग को सारी बातें समझ में आ गई होगी दोस्तों। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें दोस्तों, शेयर करें और अपना कमेंट जरूर दें। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे बहुत सारे वीडियोस जो है सो झारखंड से संबंधित या खोटा विषय में पढ़ाता हूँ उस खोटा से संबंधित आने वाले हैं। और जब भी वो आएंगे आप सब्सक्राइब किए रहेंगे या बेल आइकन बजाए हुए रहेंगे, बेल आइकन प्रेस किए हुए रहेंगे, तो उन सब के नोटिफिकेशन, उन सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक आएंगे दोस्तों, और आप इन सभी वीडियोस का लाभ उठा सकेंगे दोस्तों। धन्यवाद।